बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको DGISPR जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताएंगे। सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात के हवाले से उनका क्या कहना था, राफेल तैयारों के हवाले से उनका क्या कहना था। फिर आपको भारतीय रिपोर्ट के बारे में बताएंगे जो उन्होंने सैटेलाइट इमेजेस में देखा कि पाकिस्तान और चीन तैयारी करके बैठे हुए हैं समंदरों से भी भारत पर हमला करने की, जिससे भारत पर किस कदर खौफतारी हो गया है। फिर कल की वीडियो में जो हमने आपको बताया था कि अरब इमारात ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है, अब इनका आगे का क्या प्लान है, पाकिस्तान पर क्या दबाव डाला जा रहा है, क्या लालच दी जा रही है, क्या धमकियां दी जा रही हैं, और इस सब के खिलाफ तुर्की ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। इस सब पर डिटेल से जाके बात करेंगे। तफसीलात जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। DGISPR जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खित्ते की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर डिस्कस किया और उसमें उन्होंने बड़ी मीनिंगफुल बातें की। सबसे पहले सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात पे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब आजमाए हुए दोस्त हैं। पाकिस्तान को बहुत प्यार है, पाकिस्तानियों को बहुत प्यार है सऊदियों से और सऊदी अरब की सरजमीन से, और हमें उम्मीद है कि ये ताल्लुकात पहले से भी ज़्यादा बेहतर होंगे। ये कहना था जनरल बाबर इफ्तिखार का। और इस वक्त पाकिस्तान का एक ही मौक़िफ़ है, वो सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात तो बहाल करना चाहता है लेकिन किसी किस्म की कोई डिक्टेशन नहीं लेना चाहता। जो सऊदी अरब का सबसे बड़ा मुतालबा है ईरान से दूर रहने का, तुर्की से दूर रहने का, वो पाकिस्तान किसी सूरत भी नहीं मानना चाहता। और शाह महमूद कुरैशी ने जो कुछ भी किया ये एक डिप्लोमेटिक तरीका था। अमेरिका से तो इमरान खान ने बराह रास्त इमदाद लेना बंद कर दी, आंखें दिखाना शुरू कर दी, वो तो पीछे हो गया। लेकिन सऊदी अरब जो हमें डिक्टेट करता था उस पर उसको एक मैसेज दिया गया डिप्लोमेटिक तरीके से कि अगर आप सिर्फ $3 अरब पाकिस्तान में रखवा के पाकिस्तान को डिक्टेट करना चाहते हैं तो ये काम आप $3 अरब तो क्या $100 अरब रखवा के भी नहीं कर सकते। सऊदी अरब की इलाकाई सलामती को यकीनी बनाने के लिए हमारे जो 25,000 फौजी सऊदी अरब में तैनात हैं, अगर सिर्फ उनके मुआवजे की बात की जाए तो ये $3 अरब कोई हैसियत नहीं रखते। तो पाकिस्तान सऊदी अरब से ताल्लुकात बहाल करना चाहता है लेकिन कोई डिमांड्स नहीं मानी जाएंगी, कोई मुतालबात नहीं माने जाएंगे। कश्मीर पर आवाज़ उठाना तमाम मुस्लिम ममालिक का फ़र्ज़ है, OIC का फ़र्ज़ है। अगर OIC इस पर आवाज़ नहीं उठा सकती तो OIC हमारे लिए कोई हैसियत ही नहीं रखती। हम तो UNO को भी कहते हैं, उसका भी फ़र्ज़ है आवाज़ उठाना, और वो 3 बार इस पर इजलास बुला चुके हैं। 2 बार उन्होंने भारत के ख़िलाफ़ रिपोर्टें भेजी हैं, 1 बार उन्होंने भारत को धमकी आमेज़ लेटर लिखा है। और OIC ऐसा कुछ भी नहीं कर रही तो OIC की कोई हैसियत नहीं है। फिर पाकिस्तान को एक नया ब्लॉक बनाना पड़ेगा जो मुसलमानों के लिए आवाज़ उठा सके। फिर राफेल के हवाले से जब उनसे पूछा गया तो वो हमारी तरह लंबी लंबी कमेंट्रीज नहीं करते, एनालिसिस नहीं बताते। वो बड़े लोग हैं, एक बात करते हैं। उन्होंने कहा 5 राफेल तो क्या भारत 500 राफेल भी ले आए, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इस एक जुमले की ताकत आप देखें। BBC कंपेयर कर रहा है राफेल को JF-17 के साथ और JF-17 की तारीफ कर रहा है, और साथ ही साथ Su-30 का कोई 30 का भी मजाक उड़ा रहा है। तो हमने JF-17 खुद बनाकर वो जश्न नहीं मनाए जो भारत फ्रांस से राफेल लेकर मना रहा है। और ये बेवकूफ़ बनाया है मोदी सरकार ने अपने मीडिया के साथ मिलकर अपने ही अवाम को। वो तैयारे कोई हैसियत नहीं रखते। जितना उन पर पैसा खर्च हुआ, जितना उनका वावेला किया गया, जितना उनका चर्चा किया गया, वो फ्रांस खुद हैरान हो गया था कि ये मैंने क्या बनाया है, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये इतना ताकतवर तैयारा है। और फ्रांस ने भारत को बताया था कि राफेल के गरूर में पाकिस्तान से पंगा ना ले लेना। JF-17 थंडर और F-16 तो दूर की बात, पाकिस्तान के मेराज तैयारे भी ये सलाहियत रखते हैं कि राफेल को निशाना बना सकें। और जनरल बाबर इफ्तिखार का ये कहना कि 5 तो क्या 500 राफेल भी आप ले आए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वही चीन वाली बात। चीन के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन्स हैं जो राफेल को हवा में ही नाकारा बना सकते हैं, जिसका उन्होंने एक ट्रेलर भी बताया था। आपके तैयारे में जितनी भी टेक्नोलॉजी हो, जितनी भी ताकत हो, जब आपका पायलट उसे कंट्रोल ही ना कर सके, वो जैम हो जाए, हवा में फ्रीली उड़ने लगे या गिरने लगे,
तो आप उस तैयारे की टेक्नोलॉजी का क्या करेंगे? और यही टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास भी है। 27 फरवरी को अभिनंदन के साथ यही काम हुआ था। तैयारा कोई भी होता, अभिनंदन का पीछे से जो कम्युनिकेशन नेटवर्क था वो जैम कर दिया गया था। उसका पीछे राब्ता नहीं हो रहा था। उसे बताया जा रहा था कि तुम पाकिस्तान की हदूद में घुस चुके हो। उसे पता ही नहीं था मैं कहाँ हूँ। उसका तैयारा फ्रीली मूव कर रहा था। और पाकिस्तान भारत की तरह मीडिया के जरिए अपनी ताकत को बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताता। पाकिस्तान ने खतरनाक से खतरनाक हथियार बना के छुपा के रखे होते हैं। और इसकी एक और मिसाल हम आपको अगली खबर में देंगे। अगली खबर ये है कि सैटेलाइट में तस्वीरें देखी गईं कि कराची के समंदर पर चीनी सबमरीन्स और चीनी लड़ाका जहाज आकर खड़े हुए हैं। पाकिस्तानी सबमरीन्स, पाकिस्तानी लड़ाका जहाज आकर खड़े हुए हैं। ये तस्वीरें एक गैर मुल्की इदारे ने सैटेलाइट के ज़रिए ली और भारत को बताई। और आज पूरा दिन भारत में एक कोहराम मचा हुआ था कि यहाँ तो पाकिस्तान और चीन समंदर में भारत पर हमला करने की तैयारियां कर रहे हैं। हम तो समझ रहे थे चीन लद्दाख से आएगा, पाकिस्तान कश्मीर से आएगा, लेकिन ये तो यहाँ से आने की भी तैयारियां कर रहे हैं। पूरी प्लानिंग करके बैठे हुए हैं। कुछ अर्सा पहले भी हमने आपको एक खबर दी थी, अगर आपको याद हो, भारत के करीब कुछ जजीरे हैं जो भारत की हदूद में आते हैं और उनको निकोबार आइलैंड्स कहते हैं, जहां भारत ने अपने खुफिया एटमी मिसाइल रखे हुए थे और पाकिस्तान ने उनका पता लगा लिया था। यहीं पर अमेरिका और भारत मिलकर मशकें कर रहे थे साउथ चाइना सी में चीन के साथ लड़ने के लिए। पाकिस्तान ने चीन की मदद के लिए अपनी एक खुफिया सबमरीन वहां पर भेजी हुई थी, जो सारी वहां से रिपोर्टें ले रही थी, जासूसी कर रही थी, पाकिस्तान को भेजती थी और पाकिस्तान वो मालूमात चीन के साथ शेयर करता था। और ये सबमरीन 12 दिन तक भारत के समंदरों में रही और भारत को पता भी नहीं चला। और बरतानवी एक इदारा है, उसने भारत को बताया कि हमने सैटेलाइट में देखा है। और तब दुनिया को पता चला कि पाकिस्तान ने यह सबमरीन बनाई हुई है। एक्स क्राफ्ट नामी ये सबमरीन पाकिस्तान ने 2014 में बनाना शुरू की थी। ये साइज में काफ़ी छोटी है ताकि इसका पता न लगाया जा सके, लेकिन टेक्नोलॉजी से लेस है, जासूसी करने की भी माहिर है और एटमी हथियार भी कैरी कर सकती है, हमला भी कर सकती है। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान अपनी ताकत बताता नहीं है। इसके अलावा चीन ने भी भारत पर शदीद प्रेशर डाला हुआ है, शदीद दबाव का शिकार बनाया हुआ। और आज आलमी इदारे बता रहे हैं कि भारत फ्रस्ट्रेशन में आ चुका है चीन को लेकर। चीन के फॉरेन मिनिस्टर ने भारतीय फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर को बोला कि जो इलाके चीन कब्जा कर चुका है उन्हें तो भूल जाओ, लेकिन आपके मुल्क में जो इस सब के जिम्मेदारान हैं उनको सख्त सज़ा दी जाए, तब हो सकता है कि मामलात आगे ना बढ़ें। अब ये देखें कितनी जिल्लत और रुसवाई है। इतना बड़ा मुल्क भारत, 125 करोड़ की आबादी, पहले तो सरेंडर पर सरेंडर करता रहा और अब वो अपने फौजियों को सज़ा दे कि आपने अपने इलाके बचाने की कोशिश क्यों की। हालांकि उन बेचारों ने कोशिश नहीं की, वो तो भागते रहे। अब आते हैं अगली खबर पर। फ़लस्तीन में इस वक्त अरबों के खिलाफ शदीद एहतजाज हो रहा है। लोग सड़कों पर निकले हुए हैं, जलाओ घेराव कर रहे हैं। प्लान के मुताबिक सबसे पहले सऊदी अरब ने इसराइल को तस्लीम करना था, लेकिन अचानक प्लान में तब्दीली लाई गई और अब सऊदी अरब सबसे आखिर में तस्लीम करेगा। उससे पहले बहरैन, ओमान और ये जितने भी दूसरे तीसरे ममालिक हैं, इराक भी, ये सब तस्लीम करेंगे इसराइल को। और जब इसराइल अरब इमारात में घुस जाएगा, ख़ास तौर पर ओमान में, ओमान तो हमारे इतने करीब है कि बलोचों का और ओमान के रहायशियों का सारा कल्चर एक जैसा है। इनका खाना पीना, इनका रहना सहना, ये तो बाद में एकदम से ओमान अमीर हो गया और ये वीज़े का मसला बन गया। लेकिन इसराइल ओमान के ज़रिए सबसे पहले गवादर पर नज़र रख सकता है और ईरान में जो चीन की 400 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है उसको ख़राब कर सकता है। और अब पाकिस्तान समेत पूरी मुस्लिम दुनिया में ये कैंपेन चल सकती है। जो इस्लाम के बड़े हैं वो आएंगे, टीवी चैनल्स पर फतवे देंगे, ये बताया जाएगा कि आप लोग काफ़ी अरसे से बैतुल मुक़द्दस नहीं गए। और सारे मुसलमान ममालिक तो अरब की खातिर इसराइल को तस्लीम नहीं कर रहे थे, जब अरब कर रहा है तो आप लोगों को क्या प्रॉब्लम्स हैं। अब इस तरह की बातें आपको सुनने को मिलेंगी। अब ख़ास तौर पर पाकिस्तान पर इस वक्त दबाव भी डाला जा रहा है, लालच भी दी जा रही है। दोनों तरीक़ों से पाकिस्तान को मनाने की पूरी कोशिश की जा रही है और साथ साथ धमकियां भी दी जा रही हैं। यहाँ तक कि इसराइल के एक अखबार ने बड़े स्मूथली ये कहा था अभी पिछले ही हफ्ते
کہ اگر پاکستان کو پاکستانیوں کی زندگی عزیز ہے تو اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا ہوں گے۔ لبنان کے واقعے کے فوراً بعد اور ان کا جو فاؤنڈر ہے اس نے اسرائیلیوں کو یہ بولا تھا کہ ہمیشہ میری یہ بات یاد رکھنا، عربوں سے کبھی نہ ڈرنا، یہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑیں گے، پاکستان کو جکڑ کر رکھنا۔ اور تب ساری دنیا حیران تھی کہ پاکستان کیا کرے گا۔ اس کے بعد دنیا دیکھتی رہی، پاکستان میں طاقت بڑھتی رہی اور ایک دن آیا کہ پاکستان ایٹمی طاقت بن گیا اور آج ہمارے پاس موسٹ پروفیشنل فوج ہے، بہترین تربیت یافتہ اور بہترین ٹیکنالوجی کے ہتھیار ہیں جو ہم خود بنا رہے ہیں۔ ایران کو اسرائیل نے صرف پروپیگنڈا کیا ہوا ہے ایک کہ یہ ہمارے لیے تھریٹ ہے، عربوں کے لیے تھریٹ ہے، ورنہ ایران کی اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے۔ اسرائیل کے F-35 آتے ہیں، ان کی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنا کر جاتے ہیں، ان کی میزائل فیکٹری کو اڑا کر چلے جاتے ہیں اور ان کے ریڈار سسٹم میں وہ طیارے ہی نہیں آتے۔ پاکستان میں انہوں نے پورا زور لگا کر دیکھا ہے، یہ ایٹمی ہتھیاروں کا سراغ تک نہیں لگا سکے۔ اور سب سے آخر میں آپ کو بتاتے چلیں، ترکی نے سٹیپ لیا ہے، بہت بڑا سٹیپ۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کا کہنا تھا کہ ہم بیٹھے، ہم نے مشاورت کی اور ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ متحدہ عرب امارات کے ساتھ ہم تمام سفارتی تعلقات ختم کرنے جا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ بہت سارے متحدہ عرب امارات کے باشندے ترکی میں کاروبار کر رہے ہیں اور بہت سارے ترکی یہاں پر کاروبار کر رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔